हो गया स्टार्ट। तो हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है हेरिडिटी। पहले इस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमारे उसमें कोर्स में से हटा दिया गया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, सिर्फ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या दस्तावेज कर रहे हैं आपकी बुक से? कागजातों को संभाल के रखो, नहीं तो वो लुट जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुवांशिकता। क्या बोला जाता है? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, ठीक है, ये बोला जाता है। तो समझते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है, ठीक है। तो हेरिडिटी को समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, बोलूं? लिखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मैं लिख देता हूं हेरिडिटी का, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम parents to their offsprings, is called heredity, ठीक है। हिंदी में लिखता हूं, क्या बोल रहा है? हाँ, विभिन्न लक्षणों पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आनुवांशिक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे मैंने क्या बोला? यहां पे मैंने क्या बोला कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। तो ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स होते क्या है? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो मैंने लिखा, ठीक है, जिनको हिंदी में हम बोल रहे हैं लक्षण। क्या लक्षण? ये होते क्या है? ये होते क्या है, ये समझो, ठीक है। तो देखो, अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर, ठीक है, अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज एंड चिन आर कॉल्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब डीएनए वाला, छोड़ दिया। डीएनए और एप्लीकेशन में क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो पेरेंट्स से, उस डीएनए बस क्या होता है कि एक जेनेटिकल मटेरियल होता है जिसके अंदर जीन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है, कि जो पेरेंट है वो उसके अंदर वो कैसा दिखता है, ठीक है, उसके जो फीचर्स है वो सारे होते हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं ना ट्रांसमिशन, ठीक है, वो डीएनए से ही होता है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा एक अलग से टॉपिक में, ठीक है। तो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स आपके जैसे हाइट हो गई, ठीक है, किसी की ऊंचाई, ये एक क्या हो सकता है? कैरेक्टर हो सकता है। साथ में कलर ऑफ, शेप ऑफ हेयर,
बालों का आकार, बालों का आकार, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल घुंघरेलू होते हैं, ठीक है, ये सब भी क्या है, ट्रांसमिशन है। उसके बाद तुम्हारा क्या, और कलर ऑफ आईज, किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है, नीली होती है, ठीक है, आंखों का रंग, आंखों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है। उसके बाद ठीक है, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ नोज, नाक का आकार, नाक का आकार, नाक का आकार, ठीक है, या चिन, चिन, ठुड्डी, ठुड्डी किस तरीके की है, या कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब रंग, सांवला, गोरा, है ना, ये सब। तो जब भी मैं कह रहा हूं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में सिर्फ एक चीज नहीं आती, ये बहुत सारी चीजें आती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। तुमने कई बार जब कोई नया बच्चा होता है तो तुमने कई बार सुना होगा आंटियां बोलती है कि इसकी शक्ल तो पूरी इसकी मम्मी या पापा पे जाती है, या तुम्हारे घर पे भी बोलते हैं कि इसकी शक्ल मम्मी से मिलती है, इसकी शक्ल पापा से मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं, जो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, तुम्हारे मॉम या डैड से, ठीक है। तो उन कैरेक्टर्स में क्या क्या मैच कर सकता है, देखो हाइट मैच कर सकती है। तुमने अक्सर देखा होगा जिनके पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। या जिनके पेरेंट्स की हाइट बड़ी होती है, ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो उनके बच्चों की हाइट भी क्या होती है, लंबी होती है। हाँ, या शेप ऑफ हेयर, ठीक है, जो बालों का, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब बालों का बड़ा अजीब वो है कि अगर तुम्हारे पापा के बाल नहीं थे ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी, या तुम्हारे पापा के साइड से बाल झड़ रहे हो, तो तुम्हारे भी उस एज तक जाते जाते तुम्हारे भी बाल झड़ जाए, ठीक है। हाँ, नहीं यार, तुम्हारे पापा के भी है ना, तुम्हारे अगर पापा के भी बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे भी हेयर लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स में मदर से ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो मदर वाले कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं। हाँ, तो शेप ऑफ हेयर हो गया, चिन, ठुड्डी, भाई ठुड्डी अलग अलग होती है सबकी, ठीक है, किसी की अपने पापा से मिलती है, किसी की मम्मी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ आईज, आईज का कलर बहुत वो होता है, डिस्टिंक्ट होता है कि मम्मी से भी मिल सकता है, पापा से भी मिल सकता है, आज नहीं भी मिल सकता है, हाँ, क्योंकि मिक्स भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, फिर नोज, नोज सबसे बड़ी नोज होगा कि देखो नाक इसकी मिलती है इसके पापा से, बोलते हैं ना। हाँ, कॉम्प्लेक्शन, रंग, ठीक है, अगर दोनों पेरेंट थोड़े सावले सावले से उनका बच्चा भी सावला होगा, ठीक है, दोनों पेरेंट गोरे गोरे होंगे तो उनका बच्चा भी क्या होगा, गोरा गोरा होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, अगर दोनों पेरेंट उसके सावले हैं तो बच्चा भी सावला ही होगा, ठीक है। बट अगर एक पेरेंट गोरा है और दूसरा पेरेंट सावला है तो उसमें कलर डिफरेंस आ सकता है, मतलब एक बच्चा ऐसा होता है, दूसरा बच्चा। हाँ, कोई प्रॉब्लम। हाँ, अफ्रीका में जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक ही होते हैं, क्योंकि वहां पे जितनी पॉपुलेशन है सारी ब्लैक है। एक मिनट, एक करके। हाँ, तो व्हाइट बच्चे भी होते हैं। हाँ, अरे बस हो गई बात। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है और व्हाइट लोग से साउथ अफ्रीका में रहते हैं। हाँ, बात समझ में आ गई। यहाँ तक ट्रेड्स क्या होता है ये समझ में आ गया। हाँ, हेरिडिटी क्या होती है समझ में आ गया। इन ट्रेड्स का बात है, इन ट्रेड्स का पेरेंट से बच्चों में जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि हेरिडिटी क्या होती है, कैसे होती है। तो पहले तो मैंने डेफिनेशन बता दी कि हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। अब पास ऑन कैसे करती है, कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, कौन से कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, ये सब भी अब हमें बात करनी है। बात समझ में आ गई। हाँ, ठीक है बेटा, यहाँ तक फिर अब तुम ये पूछ सकते हो कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में जा रही है वो कैसे जा रही है। तो हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर करा था तो वहां पे हमने बात करी थी कि जो मेल होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स मतलब पुरुष नर युग्मक बनते हैं, है ना, और जो मादा होते हैं उसमें मादा युग्मक बनते हैं। तो ये जो युग्मक होते हैं मादा के और नर के, इनके अंदर ही क्या स्टोर होता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होता है, डीएनए की फॉर्म में। किस फॉर्म में, डीएनए या क्रोमोसोम्स, है ना, इन सब फॉर्म में। तो जब ये
हमारी सारी चीजें उन युग्मक में स्टोर होती है, तो वो जाके जब एक दूसरे से निषेचित होते हैं या फर्टिलाइज होते हैं तो वो कैरेक्टर्स हमें बच्चों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए जब भी बच्चों का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो वो सिर्फ पापा या सिर्फ मम्मी से नहीं, दोनों का मिला के किया जाता है ना। दोनों का ही मिक्स करेंगे ना। अगर सिर्फ पापा से देखोगे तो 50% ही मैच करेगा, मम्मी से देखोगे तो 50%। अगर दोनों का मिला के करोगे तभी तो 100% मैच आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों के डीएनए से मिलके जो बच्चा है उसका डीएनए बना है। ठीक है, इसीलिए डीएनए किसी का सेम नहीं होता। डीएनए जो होता है वो किसी का सेम नहीं होता, हर किसी का क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि हर डीएनए दो अलग लोगों के डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अलग लोगों के डीएनए से मिलकर बना होगा तो एक नया डीएनए बनेगा, फिर उसका डीएनए किसी और के डीएनए से मैच करेगा, फिर एक और। तो इसी तरीके से डीएनए होता है वो हमेशा क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, डीएनए अलग होता है। तो अब तक हमने ये बात समझ ली है कि हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी में कौन सी चीजें ट्रांसफर होती हैं और हेरिडिटी में कैसे चीजें ट्रांसफर होती है। इस 3 बातों में किसी को कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशन की। किसकी बात करते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? अब देखो, हाँ, वेरिएशन क्या होता है? सचिन बता, तेरी आदत क्या है? हाँ, तेरे को ना दूसरे के मामले में बड़ा वो इंटरेस्ट आता है। तुझे बोला तो सुन क्यों रहे फिर? हाँ, वेरिएशन क्या होता है वो समझते हैं। है ना लिए वेरिएशन। वेरिएशन जिसे हिंदी में बोला जाता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं विभिन्नताएं नहीं आता बेवकूफ लड़की। आप ही लगा दिया, मैं वही पूछ रहा था। ना पे आके डंडा आता ही नहीं है, मैं सही लिख रहा था। मैं क्या लिख रहा था? विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं, ताएं बोले। हाँ, वही तो देख ले। हाँ, अब वेरिएशन क्या होता है? अब ये वेरिएशन समझो। पहले डेफिनेशन लिखिए। द डिफरेंस in the characters or traits among the individual species, species is called variation. ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है ये समझो। अभी बता रहा हूं। इंडिविजुअल को क्या लिखा है? विभिन्न जीवों में अलग अलग लक्षण, अलग अलग
अलग अलग लक्षण, अलग अलग लक्षण, अलग अलग लक्षण, अलग अलग लक्षण को, अलग अलग लक्षण को विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, विभिन्न जीवों में अलग अलग लक्षणों को विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दो तो एक लड़का और एक लड़की में जो फेस देखो, दोनों सेम ही है, दोनों ह्यूमंस ही है। ठीक है, तो दोनों ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है? अगर तुम ध्यान से देखो तो जो लड़कों के ईयर लॉब्स होते हैं, जो ये वाले लॉब्स होते हैं, वो क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। बट लड़कियों में क्या होता है, ये दोनों मैच्ड होती है, वो एकदम इससे अटैच्ड होती है। ठीक है, ये अटैच होती है। लड़कों में क्या होती है, अलग होती है। देखो दोनों है तो ठीक है, हाँ अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देखो दोनों तो है ह्यूमन ही, दोनों तो है ह्यूमन ही, बट उनके जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, ये अलग है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह की वेरिएशंस है। ये क्या है, एक तरह की वेरिएशन। या लड़कों में भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लड़कों के भी ज्वाइन होते हैं, जैसे देख रहे हो यहाँ पे, देखो इस बुक में, देखो दिख रहा है ये वाला बुक में, इसके जो है कान अलग अलग है, लॉब्स अलग है, इसके कान जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही इंडिविजुअल है, दोनों सेम ही जीव है, बट उनके अंदर ये वेरिएशन है। ठीक है, आपको समझा रहा हूं, क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ, तो दो देखो, दोनों लड़के हैं, ठीक है, दोनों का जेंडर सेम है, ठीक है, दोनों ह्यूमंस है, सब कुछ सेम है, बट ये वेरिएशन तो आ गई ना कि दोनों के ये जो एयर लॉब्स हैं वो एक के चिपके हुए हैं, एक के अलग अलग है। तो यही जो डिफरेंसेस होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। क्या बोला जाता है, वेरिएशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये वेरिएशन कैसे आती है ये समझते हैं। तो मैं कुछ पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो समझो। अब देखो, although the offspring inherited the character from the parent and resemble them very closely, but the resemblance is not completely in all aspects। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट से मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे की सारी चीजें उनकी पेरेंट से मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो आगे, the offspring are never a true copy of the parents। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कभी भी ट्रू कॉपी नहीं हो सकते। ठीक है, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक एंड द मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज डिफर फ्रॉम अनदर इन सम कैरेक्टरिस्टिक और अदर। ठीक है, अब देखो कोई भी दो जीव एक जैसे बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकते हैं। हाँ बोलो, ट्रू कॉपी कैसे होंगे भाई? ट्रू कॉपी का मतलब क्लोन। डीएनए कहां सेम है? बच्चे के डीएनए में दो का डीएनए मिला हुआ है, तो कैसे सेम हुआ? चेंज हो जाता है ना। तो इसी वजह से तो बोला गया है कि पेरेंट्स का जो डीएनए होता है और जो बच्चों का डीएनए है वो अलग अलग है। ठीक है, मैच जरूर करता है बट अलग तो होता है वो। ठीक है, इस वजह से उनकी सारे कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से नहीं मिलते और वो एक ट्रू कॉपी नहीं बन पाते। हाँ बोलो। वेरिएशन जो इसमें आया है, तो ये जो कान का इधर ना होना, ये पेरेंट्स में भी होगा? हाँ, ये चीज पेरेंट्स में भी, किसी एक पेरेंट में हो सकता है या किसी में ना हो, तुम में आ गया हो, किसी और जनरेशन में होगा। हाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ आप सुनो, आगे सुन लो। हाँ आगे क्या है, अब देखो, दिस डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशन। और यही जो डिफरेंसेस होती हैं दो जीवों को अलग करने वाली, देखो दोनों जीव सेम स्पीसीज के हैं, दोनों जीव सेम स्पीसीज के हैं, बट उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को क्या बोला गया है, वेरिएशन कहा गया है। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखो, अक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बुक में भी दे रखा है, अक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। हेडिंग डालिए, डालो, अक्युमुलेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे विभिन्नताओं का संचयन, विभिन्नताओं का संचय। क्या? संचयन। ठीक है, संचय। एक बार इसको पढ़ो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, तो हम बात करते हैं accumulation ऑफ वेरिएशंस की। तो accumulation ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस वेरिएशन। ठीक है, जब भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा या जनन होगा, दो जीवों के बीच में क्या होगा, जनन या प्रजनन होगा, तभी क्या आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी। ठीक है, अब द वेरिएशन प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सक्सेसिव जनरेशन गेट अक्यूमुलेटेड इन अ ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये वेरिएशन ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार होगा, ये वेरिएशन तो हर बार होगा, जितनी बार रिप्रोडक्शन होगा, जितनी बार रिप्रोडक्शन होगा इतनी बार ये क्या होगा, वेरिएशन होगा। और ये सारी की सारी वेरिएशन क्या होगी, एक साथ इकट्ठा होती जाएंगी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो आगे देखो क्या बोल रहा है। The significance of the variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generation। मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएशन की सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस तभी दिखाई देती है अगर वो सेम चीज बहुत सारे जनरेशन में क्या हो रही है, वो मतलब अपनाई जा रही है, मतलब हर जनरेशन में वो चेंज दिख रहा है, तभी उसका क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, अब आगे देखो, दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल देखो, एग्जांपल सुनो क्या बोल रहा है। सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूस 2 बैक्टीरिया बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो उसने क्या कर दिया, बैक्टीरिया पैदा किए। अगेन सपोज दैट वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बैक्टीरियम हैज अ वेरिएशन ड्यू टू इट कैन टॉलरेट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, अब दो उसने पैदा कर रहे थे, दो में से एक के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। अब आगे देखो, दैट अदर वन, ठीक है, मतलब दूसरे से ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं। अब आगे, नाउ दिस वेरिएशन ऑफ लिटिल मोर हीट रेजिस्टेंस विल गो ऑन accumulating in the offspring of the successive generation of the bacterium। अब जिस बैक्टीरियम के अंदर जो ये लिटिल मोर क्या है, हीट रेजिस्टेंस आया, जब वो अब फर्दर स्प्लिट करेगा, उसके जब बच्चे होंगे उनके अंदर भी ये जो वेरिएशन होगा ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा ना। हाँ, अब आगे देखो फिर क्या बोल रहा है कि and this will ultimately give rise to a variant of bacteria which is highly heat resistant and able to survive even at a very high temperature। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब वो फर्दर स्प्लिट करता जाएगा तो उसकी जो हीट रेजिस्टेंस की पावर होगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एक ऐसा बैक्टीरिया जब लास्ट में जाके बनेगा जिसके अंदर क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंस पावर होगी। तो यही क्या है हमारा, एक्युमुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आई, मतलब एक बैक्टीरिया था, ठीक है, एक बैक्टीरिया था, ध्यान से देखो, ये बैक्टीरिया था, समझा ही रहा हूं भाई, मैं खत्म कहां कर रहा हूं। ये बैक्टीरिया है, हाँ, ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूटा। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया, ए और ये बी। ठीक है, अब ए वाले में जो हीट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, मतलब गर्मी को झेलना, वो इसमें क्या है, ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। किससे ज्यादा है, बी के कंपैरिजन में। जब ए टूटेगा तो लेट्स सपोज सी और डी बने, इनमें भी वही कैपेबिलिटी आएगी। जब सी टूटेगा तो उसके बेस में यही कैपेबिलिटी आएगी। और फिर जब ये टूटते टूटते जाएंगे तो एक अल्टीमेटली एक ऐसा बैक्टीरिया बनेगा, अल्टीमेटली एक ऐसा लास्ट में नहीं, वो भी फर्दर टूटेगा। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, फिर जो हीट रेजिस्टेंस क्या होगी, एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आई। तो इसमें क्या हुआ, ये जो चेंजेस होते आ रहे थे कि हीट रेजिस्टेंस ज्यादा आती जा रही थी, तो ये सब क्या हो गया, इस वाले बैक्टीरिया में जाके क्या हो गया, जमा हो गया। अक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है, जमा होना। क्या होना, जमा होना। तो इसमें थोड़ा हुआ, इसमें थोड़ा हुआ, इसमें थोड़ा हुआ, और थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। और वो बहुत ज्यादा किस में आ गया, इस वाले बैक्टीरिया में आ गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाईली हीट रेजिस्टिव बन गया। मतलब उसको बिल्कुल भी हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जो मच्छर है आजकल के, तुम देखते हो ना, ऑल आउट के ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऑल आउट के बीच में रह के क्या हो गया, उनके अंदर क्या आने लगे हैं, वेरिएशन आने लगे हैं। क्या लगे हैं, वेरिएशन। और इस वेरिएशन से क्या हो गए, वो धीरे धीरे इस ऑल आउट से क्या हो गए, रेजिस्टिव हो गए। अब उसका ये ऑल आउट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी में ये उसकी जनरेशन है ना, उसमें धीरे धीरे क्या है, ये चेंजेस आते गए और फाइनली एक स्पीशीज अब ऐसी डेवलप हो गई है जिसपे ऑल आउट का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आजकल तुम देखते हो कहीं पे मच्छर पड़े रहते हैं ऑल आउट के नीचे। पहले के टाइम जब ऑल आउट आया था तो कितने मच्छर पड़े रहते थे, अब ऐसा कुछ होता है नहीं, कहीं पे भी मच्छर पड़ा नहीं रहता। ऊपर से मच्छर वहां पे घूमता और है,
क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो ये सारे चेंजेस हुए हैं ना, अब मच्छर का साइकिल कितना होता है, 1 या 2 दिन में, तो मतलब हर 2 दिन में उसके बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जब भी नया मॉस्किटो जन्म लेता है तो उसके अंदर से पहले से ही क्या आएगी, ये वेरिएशन आएगी ना, पहले से ये चेंज आएगा कि वो हाईली क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टिव हो जाएगा, इससे बचता जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है, जब बहुत सारी अलग अलग, देखो छोटी छोटी विभिन्नताएं हो रही थी, ठीक है, छोटी छोटी डिफरेंसेस हो रही थी, ठीक है। अब जब छोटी छोटी डिफरेंसेस आती गई तो एक बार क्या हो गया, वो बड़ी हो गई ना, धीरे धीरे क्या हो गया, पहले 10% हुआ, फिर 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, 30 का 40 हुआ, तो एक बार क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 पे हो गया तो उसको कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ, जैसे कि ऑल आउट जब आया था तो वो तो मच्छरों को मार देता था, तो मच्छर जब रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे तो फिर कैसे हुआ? तो बाकी मच्छर भी तो घूम रहे थे, उनको भी तो थोड़ा बहुत फील हो रहा था, ठीक है। देखो जो मर गए, नहीं मैं जो मर गए वो तो मर गए, बट उसके अलावा भी तो बाकी घूम रहे थे, उन पे भी तो थोड़ा बहुत असर हो रहा होगा ना, जो मर नहीं रहे होंगे। हाँ, सारे तो नहीं मर जाएंगे, अगर सारे मर जाते तो मच्छर ही नहीं होते। हाँ, सारे तो नहीं मरे होंगे, तो कुछ के ऊपर तो असर छूटा होगा ना, और जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उनके बच्चों में वो इफेक्ट दिखेगा ना। बट ये जो वेरिएशन आती है ना, ये इतनी जल्दी नहीं आती। मच्छरों के केस में भी इतनी जल्दी नहीं आएगा, उनको बहुत साल लग गए होंगे इस वेरिएशन को लाने में। जब भी कोई भी चेंज होता है ना, वो बहुत टाइम के बाद आता है। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट था एवोल्यूशन का, जिसमें हमारे बारे में बताया गया था कि हमारे अंदर किस तरीके से हम एक एप से, एक गोरिल्ला से इंसान बने। तो हमारे बीच में भी क्या है, बहुत सारे वेरिएशन आए, और वो वेरिएशन क्या हो गए, धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, और इकट्ठा होकर क्या बना, आज हमें बना है, जिसके 100% क्या है, सारे वेरिएशन हमने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। क्या कर लिए, धीरे धीरे। तो किसी एक बंदर को पहले चलना आया होगा, ठीक है, जब वो चलने लगा होगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो चल नहीं पाएंगे, उसके बच्चों के बच्चे में ऐसा वेरिएशन आ सकता है कि वो भी चलने लगे हो, ठीक है। एक जनरेशन के नहीं, एक जनरेशन के बाद में कभी भी चेंज नहीं दिखता, एक जनरेशन के 2-3 जनरेशन बाद दिखता है, ठीक है। इसीलिए तुमने मोस्टली केसेस में देखा होगा कि अगर कोई बच्चा वो होता है, किसी बच्चे की आंखें नहीं होती है, तो मतलब बर्थ से ही उसमें आई साइड की प्रॉब्लम होती है, या आई साइड भी होती है, बट उसके पेरेंट एकदम नॉर्मल होते हैं, उसके पेरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट पता चलता है कि फादर साइड में बहुत पहले दादा के परदादा ऐसे किसी को, या दादा या उससे बाद में कोई जनरेशन होगी, उसमें कोई अंधा रहा होगा, तो देखा, तो वो वाला जनरेशन कहां कैरी फॉरवर्ड हुआ, हाँ, उस बच्चे में हुआ, तो 3-4 जनरेशन बाद वो इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अब जैसे कोई 2 अंधे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा होगा जरूरी नहीं है कि वो भी अंधा पैदा हो, ठीक है। हाँ हाँ, वो 2-3 जनरेशन बाद वो अंधा दिख सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगला जनरेशन कौन होगे, तुम्हारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद जनरेशन कौन होंगे, उनके बच्चे। तुम कहां से आओगे भाई, तुम तो एक बार ही ऊपर जाओगे। हाँ, जो भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं फालतू है, वो फालतू है, क्या बकवास कर रहे हो यार। इतनी रिप्रोडक्शन बढ़ा दी फिर भी इस बातों में बिलीव कर रहे हो। हाँ, तो अब इसी वेरिएशन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, मैंडला, मतलब मंडला या मैंडला, जो भी जैसे पढ़ोगे, मंडला, ठीक है। तो उन्होंने इसी जनरेशन को समझाया। एक मिनट, हाँ क्या आप बोल रहे हो टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा, जब वो टॉप मोस्ट करेगा तो उससे ज्यादा टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा। अब एक बार में हमारे अंदर वेरिएशन आ गया ना, हम खड़े हो गए, इंसान बन गए। अब इसके बाद कोई वेरिएशन आता है तेरे बॉडी, और कोई और ऐसा कोई दूसरा इंसान दिखे उसके 4 हाथ हो, 4 हाथ देखे किसी के, हाँ 6 उंगली, तो भाई वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। 6 उंगली का, वो 6ठी उंगली का कोई यूज है नहीं, तो फिर हाँ कम फाइट है कुछ भी। हाँ, बात समझ में आ गई। तो देखो, एक टाइम हो गया कि अब वो हाईली रिप्लेंट हो गया, जो वो बैक्टीरिया उसको हाईली हीट रेजिस्टेंस हो गया वो, ठीक है। उसके बाद अब क्या, वो सुपरमैन बनेगा, हीट रेज निकालेगा अपनी आंखों में से, हाँ, जैसे धीरे धीरे हरकतें तुम्हारी ऐसे बन सकती है।
ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो क्या कर सकते हैं, बड़ा होके वो बड़ा चेंज ला सकते हैं। हाँ, तो भाई अकोमोलेशन में लिख लो कुछ, थोड़ा एक दो बातें लिख लो। क्या हीट भाई, एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, क्या हीट यूज आ रहा है। लिखिए, बोलूं? लिखिए, द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म produces variation the variation produced in organisms during successive generation get accumulated, ठीक है, in the organism। हिंदी में लिखिए, जीवों के प्रजनन के कारण विभिन्नताएं आती हैं। जीवों के प्रजनन के कारण की वजह से या जीवों के प्रजनन की वजह से विभिन्नताएं आती हैं। आगे लिखो, जैसे जैसे ये विभिन्नताएं आती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जैसे ये विभिन्नताएं आती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं संचयित क्या होगा, संचयित ऐसे बोलो, विभिन्नताएं संचयित होती रहती है, विभिन्नताएं संचयित होती रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी विभिन्नताएं संचयित होती रहती हैं एक जीव के अंदर। बात समझ में आ गई? हाँ, यही तो समझाया मैंने कि रिप्रोडक्शन की वजह से चेंजेस आएंगे और फिर जैसे जैसे जनरेशन आती जाएगी, उनमें ये जो चेंजेस होंगे वो भी क्या होंगे, वो जमा होते जाएंगे। क्या होंगे? जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर कोई चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो अगले जनरेशन में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज फिर लास्ट में आके हमें दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब बंदर वाला केस था, बंदर से वो पहले आदि मानव बना, तो ये चेंजेस आए ना, तो धीरे धीरे ये चेंजेस आते गए और फिर फाइनली हम बने। ठीक है, अब हमारे अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस थे वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जो बन चुके हैं ना, ये परफेक्टली 100% कैसे ही हम अब रहने वाले हैं। ठीक है, अब कोई भी इसके बाद चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, आगे बात समझ में यहां तक? और हमारा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ऐसा शेप और साइज क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े हो रहे हैं उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका भी क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया में हीट रेजिस्टेंस का इफेक्ट आया, हीट रेजिस्टेंस का, शायद तो हीट वाले इन्वायरमेंट में ज्यादा रहता होगा। हाँ, इसी वजह से उसमें ये हीट से लड़ने वाली खूबी आई और फिर उसने अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करी है इस चीज को। ठीक है, तो जब तक हमारा इन्वायरमेंट यही रहेगा
तब तक हमारे अंदर कोई वेरिएशन अब नहीं आएगा, क्योंकि हम परफेक्टली बन चुके हैं। जो हम परफेक्ट स्टेज जो होती है ना, मैंने बोला सारे स्टेज होके एक बन जाता है, उस स्टेज पे अब हम हैं जहां पे सारे चेंजेस आके एक जगह पे हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक कि वेरिएशन कैसे जमा होती है, विभिन्नताएं कैसे एक जगह संचेतित होती है, और विभिन्नताएं क्या होती है। ठीक है, दो जीव हैं एक ही स्पीशीज के, बट उनके अंदर भी क्या है, अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग विभिन्नताएं हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं दोनों के अंदर। किसी की नाक थोड़ी छोटी है, किसी की नाक ज्यादा बड़ी है। ठीक है, किसी की आंखें छोटी छोटी है, किसी की आंखें बड़ी है। ठीक है, माइंड में कैसे फर्क आता है? हाँ, माइंड किसी का दिमाग सीधा है, किसी का ज्यादा फास्ट। ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डिपेंड अपन भाई, तुम्हारे पास कोई हथियार है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई हथियार है, ठीक है, उस हथियार को, सेम हथियार तुम्हारे दोस्त के पास भी है। अब तुमने मेहनत करके उसको चलाना सीखा, एम करना सीखा, ठीक है, तो तुम आगे चल के परफेक्ट शूटर बने। ठीक है, बने एकदम बेस्ट। उसने कुछ भी नहीं करा, खाली छोड़ा। ठीक है, जंग लग गया उसके हथियार में, खत्म, यूज ही नहीं करा उसने, तो बस फिर क्या। वैसे ही दिमाग है, जितना ज्यादा इसको दौड़ाओगे उतना ज्यादा इंटेलिजेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा बचपन से बेवकूफ होता है, बचपन से सब बराबर होते हैं। ठीक है, बचपन से सब बराबर होते हैं। हाँ, ठीक है, आगे चल के वो किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं, किस तरीके से पढ़ने को सीखते हैं, ठीक है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है। इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है। चोरों के बीच में एक बच्चे को रख दो, वो आगे चल के चोरी बनेगा। ठीक है, या डाकू के बीच में रख दो, आगे चल के डाकू ही बनेगा। ठीक है, तो जो जैसे इन्वायरमेंट में है वैसा वो बन जाएगा। तो घर वाले बोलते हैं ना अच्छे संगत में रहो, संगत का भी फर्क पड़ता है। अपनी अपनी संगत देख लो कैसे संगत में हो। हाँ, देखा, दिखा दी ना संगत, दिखा दी संगत। हाँ, क्लियर है यहां तक? आगे चले। ठीक है, अब देखो जो मैंडलास या जो मंडल है, जो भी है, ठीक है, उसकी जो वेरिएशन है, उसको आप घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है, ठीक है, घर से पढ़ के आइएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास भाई कम से कम 2 घंटे की होगी। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करूंगा, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, आज की क्लास बस इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा टॉपिक बताने का था, ताकि तुम जब मंडला पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, जो भी है, अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मंडल वाला है। मंडल, मैंडल जो भी है, ठीक है, उसमें क्या है, हाँ, उसमें क्या है कि उसमें जो जनरेशन वाइज चेंजेस आते हैं ना, वो बता रखे कि कैसे आते हैं। हाँ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं खत्म करते हैं।